हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो चलो मैं अनिल कुमार आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अनिल पे। ठीक है, अभी देखो इस वीडियो को देखने से पहले आप ट्राई करना कि इससे पहले जो 2 वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड किए हैं उनको जरूर देखना आप लोग, क्योंकि अभी हम करा रहे हैं ज्योमेट्री की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं ट्रायंगल और सर्कल के बेसिस पे, जो कि आपके अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी सारी नहीं कर रहे, मतलब जो बहुत ज़्यादा अल्टीमेट है वो नहीं कर रही, मतलब जो बहुत रेयर चांसेस हैं जिनके आने के वो नहीं करेंगे, जो रेगुलर बेसिस पूछी जाती हैं जिनसे मतलब आप जितने भी क्वेश्चंस आए उनको आप इजीली कर पाओ। ठीक है, तो अभी वो कराएंगे। तो ये वीडियो देखने से पहले आप ट्राई करना पहली दोनों वीडियोस को आपने कंप्लीट कर लिया हो। ठीक है, इस वीडियो में जितनी भी ट्रायंगल की रिमेनिंग प्रॉपर्टीज हैं और सर्कल की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो सब हम कवर करेंगे। और चलो अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो इसमें सबसे पहले इसमें देखो लास्ट हमने कहां तक किया था। लास्ट हमने किए थे सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल, जितने भी ट्रायंगल के सेंटर्स होते हैं, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रॉइड एंड एक्स सेंटर, तो उन सबको हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। अब हम उसके बाद कंटिन्यू कर रहे हैं इस वीडियो में, थर्ड वीडियो में, और इस वीडियो में ट्राई करेंगे कि मैं जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी खत्म करा दूं। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम करते हैं स्टार्ट सिमिलैरिटी से। देखो सिमिलैरिटी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा पूछा जाएगा आपके एग्जाम के अंदर। अगर एग्जाम के अंदर आपके ट्रायंगल के, मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि ट्रायंगल के अगर 3 क्वेश्चन आते हैं तो उन 3 क्वेश्चंस में से आपके 2 क्वेश्चन 110% सिमिलरिटी पे होंगे, और जितनी आप प्रॉपर्टीज पढ़ते हो उनमें से 60 to 70% प्रॉपर्टीज तो सिमिलरिटी से ही जनरेट की जाती है। तो सिमिलरिटी को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। देखो सिमिलरिटी क्या होती है, अगर कोई 2 ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, अगर कोई 2 ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू आर, अगर इन 2 ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स इक्वल हैं, देखो साइड्स इक्वल होना सिमिलरिटी में नहीं होता है, बस इनके एंगल अगर इक्वल हैं तो ये दोनों ट्रायंगल क्या कहलाएंगे, सिमिलर ट्रायंगल्स कहलाएंगे। देखो कैसे करते हैं हम प्रूव। अगर इसको हम 50 डिग्री एज्यूम करते हैं, इसको 60 डिग्री और इसको 70 डिग्री, तो इसको आप 60 मान लो, इसको 70 मान लो और इसको 50 डिग्री मान लेते हैं। तो हमने स्कूल में पढ़ा था कि जो एंगल होता है उसके सामने उसी एंगल को आपको लिखना है। जैसे ए एंगल यहाँ पे 50 डिग्री है, यहाँ 50 कौन है, आर, तो ए के सामने कौन आएगा, आर आएगा। सिमिलरली यहाँ बी कितना है, 60, यहाँ 60 कौन है, पी, तो यहाँ कौन बचा, सी, और यहाँ आर पी के बाद कौन बचा, क्यू। तो ए बी सी ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा आर पी क्यू ट्रायंगल के। अब देखो जब भी 2 ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर ऑलवेज इन प्रोपोर्शन, मतलब वो सेम रेशियो में रहती हैं। जैसे कि ए बी का रेशियो किसके साथ, आर पी के साथ, तो ए बी रेशियो आर पी इक्वल्स होता है बी सी रेशियो पी क्यू, इक्वल्स होता है ए सी रेशियो आर क्यू। देखो ये तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते हैं, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग जितनी भी लेंथ होती हैं, ठीक है, सिर्फ लेंथ, तो सभी लेंथ क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। जैसे और क्या क्या लेंथ हो सकती है, अगर हम 50 डिग्री से एक हाइट ड्रॉ करते हैं तो यहां पे भी सेम 50 डिग्री से हाइट ड्रॉ करनी है आपको। तो ये कैपिटल एच और ये स्मॉल एच, तो कैपिटल एच और स्मॉल एच मतलब दोनों हाइट्स का रेशियो भी क्या होगा, साइड्स के रेशियो के इक्वल होगा। सिमिलरली अगर आप यहां से एक मीडियन ड्रॉ करते हो और यहां से भी एक मीडियन ड्रॉ करते हो तो उनका रेशियो भी क्या होगा, एग्जैक्टली सेम होगा। अब देखो जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर भी क्या एक लंबाई है, तो पेरीमीटर का रेशियो भी क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ एबीसी का रेशियो पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर, इस ट्रायंगल के पेरीमीटर के रेशियोज भी सेम होंगे। ऐसे ही अगर हम लिखते हैं एरिया ऑफ एबीसी डिवाइड बाय एरिया ऑफ पी क्यू आर, तो जो ABC का एरिया है, मतलब जो एरिया है क्या वो लेंथ में रिप्रेजेंट करते हैं, नहीं, एरिया को हम हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब उसमें 2 डायमेंशन आती है हमेशा, लेकिन पेरीमीटर में सेंटीमीटर आता है, हाइट में सेंटीमीटर, मीडियन सेंटीमीटर या मीटर में लिखी होती है, तो इसीलिए एरिया इक्वल नहीं होगा। तो एरिया किसके इक्वल होगा, तो एरिया ऑफ ABC एरिया ऑफ PQR इक्वल्स होगा, इनमें से कोई भी एक रेशियो उठा लो, ए बी रेशियो आर पी। ठीक है, अगर इसके किसके इक्वल होगा, इसके स्क्वायर के इक्वल होगा, क्योंकि एरिया में क्या आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। एरिया को हम रिप्रेजेंट करते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर से, और इन सभी वैल्यू को रिप्रेजेंट किया जाता है
सेंटीमीटर की फॉर्म में या मीटर की फॉर्म में या फीट की फॉर्म में, किसी में भी लिख सकते हो, बस लंबाई में रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको मीटर स्क्वायर, इसको फीट स्क्वायर में रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है यहाँ तक जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है? ठीक है, चलो अब हम आगे करते हैं। देखो इसमें अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, तो अगर ये लाइन इसके पैरेलल होगी तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। सिमिलरली ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल होगा। और ये वाला एंगल क्या काम करेगा? कॉमन एंगल का काम करेगा। तो ये तीनों एंगल, छोटा वाला ट्रायंगल और बड़े वाला ट्रायंगल एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। अब देखो सिमिलरिटी आपको पूरी नहीं लिखनी है, एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूं। अगर ये 2:3 गिवन है, तो ये भी क्या होगा? 2:3 होगा। तो ये क्या होगा रेशियो? 2:5। तो मोस्टली बच्चे यहाँ गड़बड़ करते हैं, तो आप इसे याद कैसे रखोगे? याद करने की ट्रिक बताते हैं आपको। तो अगर छोटे ट्रायंगल की साइड 2 यूनिट, तो बड़े ट्रायंगल की साइड 5 यूनिट। तो छोटे की अगर 2 यूनिट तो बड़े की 5 यूनिट, और छोटे की अगर 2 यूनिट तो बड़े की 5 यूनिट। इसे आप ऐसे याद रखोगे। थोड़ा मैं लिखवा भी देता हूं, जैसे ये ए बी, वेट, ये ए, ये बी, ये सी, ये पी और ये क्यू। तो हम इससे क्या लिख सकते हैं कि एपी रेशियो कंप्लीट साइड ए बी इक्वल होगा ए क्यू रेशियो ए सी इक्वल होगा पी क्यू रेशियो बी सी। ये तो अभी हम सिमिलरिटी में ही पढ़ के आए हैं। जो आपको याद रखना है वो इंपॉर्टेंट ये है कि एपी और पीबी का रेशियो, तो एपी रेशियो पीबी इक्वल होगा किसके? ए क्यू रेशियो क्यू सी, ए क्यू रेशियो क्यू सी, और नॉट इक्वल होगा पी क्यू रेशियो बी सी, पी क्यू रेशियो बी सी। इसे आप याद रखोगे, ठीक है? इसे याद रखना है आपको अच्छे से, गलत नहीं करना है इसमें कुछ भी। क्लियर है यहाँ तक अभी तक जितना मैंने बताया? अब देखो इनके सिर्फ रेशियो इक्वल होते हैं। एक जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा उनमें एक क्वेश्चन भी आएगा जिसमें आप मोस्ट प्रोबेबली गलतियां करते हो, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो इनके सिर्फ क्या इक्वल होते हैं? रेशियोज इक्वल होते हैं। तो अगर ये 2x 3x तो ये 5x होगा, ये 2y 3y तो ये 5y होगा, और ये 2z तो ये 5z होगा। क्लियर है यहाँ तक अभी? चलो आगे बढ़ते हैं हम। चलो नेक्स्ट जो है आपकी वो है सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये इंपॉर्टेंट है, इससे कुछ प्रॉपर्टीज जनरेट होती हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा। अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, जिसमें ये ए, ये बी और ये सी, अगर हम यहां से एक 90 डिग्री ड्रॉ करते हैं सामने वाली साइड पे, जिसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं डी से। अब आपको ध्यान देखो, कुछ ट्रायंगल्स में ध्यान देना है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो ए बी डी क्या पूरे बड़े के सिमिलर होगा? कैसे होगा? छोटे में 90 डिग्री, बड़े में 90 डिग्री, और ये वाला एंगल क्या करेगा? दोनों के लिए कॉमन का काम करेगा। तो अब हम किस में लगा रहे हैं सिमिलरिटी? ए बी डी और ए बी सी के अंदर। तो देखो ए बी डी में 90 कौन है? डी। बड़े में 90 कौन है? बी। और ए एंगल दोनों के लिए क्या है? ए एंगल दोनों के लिए कॉमन का काम कर रहे हैं। तो यहां से क्या हो गया? हमने डी डी ए, और यहां कौन आया? बी। यहां पे बी ए सी, तो ये लग गई सिमिलरिटी। अब देखो इस सिमिलरिटी से हम फिर से वही लिखेंगे कि डी ए रेशियो बी ए किसके इक्वल होगा? ए बी रेशियो ए सी, और डी बी रेशियो बी सी के इक्वल होगा। तो पहली सिमिलरिटी ये लगी। दूसरी सिमिलरिटी यहां समझाते हैं। अब क्या ये छोटे वाला ट्रायंगल पूरे बड़े के भी सिमिलर होगा? हाँ, बड़े के सिमिलर होगा। कैसे होगा सिमिलर? देखो ये वाला जो एंगल है ये कॉमन का काम करेगा, छोटे में 90, बड़े में भी 90। तो छोटे में 90 डी है, बड़े में 90 बी है, ठीक है। सी एंगल दोनों के लिए कॉमन है, तो सी एंगल दोनों के लिए कॉमन का काम कर रहे हैं। तो अब बचा कौन? डी सी, यहां पे बी बचा। सिमिलरली बी सी और बड़े में ए बचा। तो ये दोनों क्या हो गए? एक दूसरे के सिमिलर हो गए। अब हम फिर से क्या लिख सकते हैं कि डी सी रेशियो बी सी इज इक्वल टू सी बी रेशियो सी ए इज इक्वल टू डी बी रेशियो बी ए, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। थर्ड, अभी हमने क्या क्या पता कर लिया है कि छोटे वाला ट्रायंगल बड़े के सिमिलर है, ये छोटा ट्रायंगल भी बड़े के सिमिलर है।
तो जब ये छोटा बड़े के सिमिलर, ये छोटा बड़े के सिमिलर, जैसे अगर हम बोलते हैं ए जो वैल्यू है वो बी के इक्वल है और बी वैल्यू सी के इक्वल है, तो क्या ए और सी आपस में इक्वल हो जाती है? हाँ, इक्वल होती है। जैसे ए बी का भाई है और बी सी का भाई है, तो ए और सी क्या हो गए? दोनों भाई भाई हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो अब देखो हमें किसमें लगानी सिमिलरिटी? इस छोटे ट्रायंगल में और इस छोटे ट्रायंगल में, तो दोनों में एक एक 90 डिग्री हो गया। अगर हम इसको थीटा मानते हैं तो ये वाला एंगल कितना बचा? 90 माइनस थीटा। अब ये थीटा है तो इसमें ये कितना बचा? 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा है तो ये कितना हुआ? थीटा। तो देखो दोनों ट्रायंगल हो गए छोटे वाले सिमिलर, तो 90 90, तो दोनों में 90 कौन है? डी। इसमें थीटा कौन है? बी। और इसमें थीटा कौन है? सी। तो इसमें कौन आया? डी बी ए और यहां से डी सी बी। तो ये दोनों क्या हो गए? एक दूसरे के सिमिलर हो गए। अब सिमिलर है तो क्या लिखेंगे यहां से हम? डी बी, सॉरी, डी बी अपॉन डी सी इज इक्वल टू बी ए अपॉन सी बी इज इक्वल टू डी ए अपॉन डी बी। ठीक है, अब इन तीनों से क्या होता है? इन तीनों से कुछ प्रॉपर्टी जनरेट होती है जो कि आप डायरेक्टली याद रखते हो, वो आपको याद भी रखनी है। तो देखो इन तीनों से सबसे पहली प्रॉपर्टी जो जनरेट होती है वो ये होती है कि जो बी डी का स्क्वायर होगा ऑलवेज इक्वल टू ए डी इंटू डी सी होगा। तो बी डी का स्क्वायर ऑलवेज इक्वल टू ए डी इंटू डी सी, फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब देखो ये कहां दिख रही है, मैं आपको बताता हूं। बी डी का स्क्वायर ढूंढो, इनमें कहां दिखाई दे रहा है आपको? इसमें दिख रहा है, देखो। तो यहां अगर आप इन दोनों को इक्वल कर दोगे तो ये हो जाएगा बी डी का स्क्वायर डी सी इंटू डी ए, मतलब आगे पीछे लिखा हो वो कोई इश्यू नहीं है। ठीक है यहां तक। चलो इसके बाद आपको जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि जो एडी होता है, ये वाली जो लेंथ होती है एडी, तो ये एडी ऑलवेज इक्वल टू इसके जस्ट अपोजिट कौन है? ए बी। तो ये होती है हमेशा ए बी स्क्वायर बाई ये हाइपोटेनस जो कि ए सी होती है। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी है, अब डीसी बताओ क्या होगी? अगर हमें डीसी देखना हो तो डीसी क्या आया? डीसी के सामने कौन सी साइड है? ये वाली साइड है, तो ये हो जाएगा बी सी का स्क्वायर डिवाइड बाई ए सी। तो याद रहेंगे ये आपको? ठीक है, जितनी मैंने आपको बताई है याद रहेंगी, इन्हें आप अच्छे से याद रखना। देखो एक तो ये वाली प्रॉपर्टी, एक ये प्रॉपर्टी, एक ये प्रॉपर्टी, इन्हें बिल्कुल अच्छे से रट के चले जाना। सेकेंडली इसके बाद देखो अगर ये यूज नहीं हो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, 90 के अंदर एक और 90 बना रखा है, 90 बोलते हैं इसे हम। अगर 90 के अंदर एक और ट्रायंगल 90 का बनाया हुआ है तो आपको क्या करना है? अगर ये प्रॉपर्टी यूज नहीं हो तो आपको बस सिमिलरिटी लगा देनी है। 110% वो क्वेश्चन सिमिलरिटी से हो जाएगा। बाकी जो मैं अभी नेक्स्ट वीडियो आपको कराएंगे, नेक्स्ट वीडियो में जिसमें क्वेश्चन कराएंगे सारे, तो उनमें आपको इनके बेसिस पे जितने क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या होता है, अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कई बार आएगा इस पे क्वेश्चन। अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये कोई पॉइंट है और ये कोई पॉइंट है, ये अभी मिड पॉइंट नहीं है, जैसे मान लो ये P है, ये Q है, ये A B और C है, इसको ज्वाइन कर दे तो ये क्या बनी? QP। तो ये आपकी 9-10 क्लासेस में भी आती है ये वाली प्रॉपर्टी, तो आप इसे डायरेक्ट याद करो। आगे आने वाली वीडियोस में मैं इनको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये कैसे आई है। ठीक है, तो चलो अब इसमें याद क्या रखोगे आप? सबसे पहले आपको ये याद रखना है, इसमें ये दो लाइन एक दूसरे को काट रही है, तो जो दो लाइन एक दूसरे को काट रही है वो कौन कौन है? AP और QC। तो वो होगा AP स्क्वायर प्लस QC स्क्वायर ऑलवेज इक्वल टू जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, कौन कौन? QP और AC। तो QP स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ठीक है, ये याद रहेगी, इसे याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। बट ये देखो कब है? जब P और Q, लिख देता हूं मैं, व्हेन P एंड Q आर एनी 2 पॉइंट्स। ये तब है जब P और Q कोई भी दो रैंडम कोई भी दो बिंदु है। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? देखो सिंपल सा है। सेकेंडली हम क्या करते हैं, रुको, सेकेंडली हम क्या करते हैं,
इफ P एंड Q आर मिड पॉइंट्स, या तो आपको बोल दिया जाएगा कि P और Q मिड पॉइंट्स हैं, या फिर आपको बोल दिया जाएगा कि AP और QC मीडियंस हैं। AP एंड QC आर मीडियंस, या तो आपको ये बोल दिया जाएगा, ठीक है, दोनों में से कुछ भी बोल दिया जाएगा, ध्यान रखना। देखो सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग मैं आपको यहीं पे बता देता हूं, ये बाद में भी बताएंगे। अगर ये सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, अगर ये मिड पॉइंट है और ये मिड पॉइंट है, तो अगर आप किसी भी साइड के दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो तो वो हमेशा तीसरी साइड के पैरेलल होगी और हमेशा तीसरी साइड की हाफ बनेगी। मतलब ये 2x होगा तो ये x होगा। ऐसा क्यों होता है? देखो अगर ये मिड पॉइंट है तो ये 1 1 होगा, ये मिड पॉइंट है तो ये 1 1 होगा। और सिमिलरिटी में मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर छोटे की साइड 1 तो बड़े की 2, छोटे की 1 तो बड़े की 2, छोटे की 1 तो बड़े की 2 होती है, ठीक है। चलो अब इस पे वापस आऊं। अब देखो अगर P और Q मिड पॉइंट्स हैं, P और Q मिड पॉइंट्स हैं, तो जो QP है, क्या QP हाफ ऑफ AC हो जाएगा? बिल्कुल। अब आप कुछ मत करो, इसमें QP की जगह वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो जाएगा AP स्क्वायर प्लस QC स्क्वायर इज इक्वल टू, QP की जगह हम रखेंगे 1/2 AC/2 का होल स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे, मैं डायरेक्ट कर देता हूं, ज्यादा नहीं लिखेंगे, ये हो जाएगा 4AC स्क्वायर प्लस 1AC स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5AC स्क्वायर और ये 4 इधर चला जाएगा, तो ये होगा 4 टाइम्स ऑफ AP स्क्वायर प्लस QC स्क्वायर इज इक्वल टू 4 + 1 तो 5 टाइम्स ऑफ AC स्क्वायर। याद रहेगा? या फिर आप इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है AP स्क्वायर प्लस QC स्क्वायर डिवाइड बाई AC स्क्वायर, किसके इक्वल? 5/4 के इक्वल। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो नेक्स्ट, अब AC की जगह क्या हम ये लिख सकते हैं कि AC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ QP भी है? ये भी लिखा जा सकता है कि जो AC है वो QP का ट्वाइस है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, AC की जगह 2QP रख दो फिर से। तो इस प्रॉपर्टी में हम क्या करेंगे यहां पे, चलो तो ये हो गया AP स्क्वायर प्लस QC स्क्वायर इज इक्वल टू QP स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ QP का स्क्वायर। तो ये 4 + 1 तो ये 5 टाइम्स हो जाएगा, तो AP स्क्वायर प्लस QC स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ QP स्क्वायर। ये लिख सकते हैं, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि AP स्क्वायर प्लस QC स्क्वायर डिवाइड बाई QP स्क्वायर इज इक्वल टू 5:1। तो इसको आपको याद रखना है। बट देखो ये वाली जो दोनों प्रॉपर्टी हैं ये कब एप्लीकेबल है? सिर्फ व्हेन P एंड Q आर मिड पॉइंट्स। जब P और Q क्या होंगे, एक दूसरे के सॉरी इन दोनों साइडों के मिड पॉइंट होंगे, तभी ये होगा। क्लियर है यहां तक अभी जो मैंने बताया? AP का स्क्वायर QC का स्क्वायर इज इक्वल टू QP स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। सेकेंडली मैंने आपको ये बताया कि AP स्क्वायर QC स्क्वायर AP स्क्वायर QC स्क्वायर इज इक्वल टू 5/4 टाइम्स ऑफ AC स्क्वायर, या 4 टाइम्स ऑफ दिस 5 टाइम्स ऑफ दिस, या फिर इनका रेशियो 5/4 होता है। बट ये सिर्फ कब होता है एप्लीकेबल? ये सिर्फ तब एप्लीकेबल है जब P और Q दोनों मिड पॉइंट्स हैं। और ये वाली जो प्रॉपर्टी ये हमेशा एप्लीकेबल है, ठीक है। इसमें कोई P और Q कोई भी रैंडम 2 पॉइंट्स हो सकते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अभी आपको और कराते हैं प्रॉपर्टी। जैसे अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये A साइड है, ये B साइड है, ये कंप्लीट C साइड है और ये D साइड है। तो देखो आप सिंपली क्या करो, इनके एरिया इक्वल रख दो। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने पढ़ा होगा हाफ बेस इंटू हाइट। तो हम क्या करेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस क्या है B और हाइट क्या है A, तो B इंटू A इज इक्वल टू हाफ टाइम्स ऑफ D इंटू C। तो हाफ टाइम्स ऑफ D इंटू C, ये कट जाएगा। तो इससे आप ये बोल सकते हो AB इज इक्वल टू CD, मतलब A इंटू B इज इक्वल टू D इंटू C। ठीक है यहां तक। अब आपने इसके बाद क्या पढ़ा है, देखो इसके बाद आपने पाइथागोरस पढ़ी होगी। A स्क्वायर B स्क्वायर इज इक्वल टू ऑलवेज
सी स्क्वायर। तो जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा वो हमेशा सी स्क्वायर के इक्वल होगा। तो देखो यहां से हम सी की वैल्यू निकाल के ला सकते हैं। सी क्या होगा यहां से ए बी अपॉन डी। तो आप वो क्या करो, सी की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर को इसके बेस में भेज दें हम क्रॉस मल्टीप्लाई, तो प्रॉपर्टी बन के आती है 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर। ये याद रहेगी अच्छे से। चलो इसको याद रखना, ठीक है, इसे आप अच्छे से याद रखोगे। चलो नेक्स्ट जो आपको याद रखना है, देखो अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसे थोड़ा आप याद रखना, बच्चे कंफ्यूज होते हैं बहुत ज्यादा। तो अगर ये दो राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। अब देखो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये दोनों पैरेलल भी होंगी। ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे, अगर हम इन साइड्स का नाम दें तो जैसे चलो इसका नाम दे देते हम या फिर आप इसे ऐसे याद रख लो, इसको हम ए बी सी डी ई एंड एफ, सभी साइड्स का नाम दे दिया। अब देखो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों एक दूसरे के सिमिलर है, तो जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। अब आप देखो सिमिलरिटी को अप्लाई कैसे करोगे, आप बार बार सिमिलरिटी लिखना मत, सिमिलरिटी लिखना सिखाते हैं बहुत इजीली। अब यहाँ पे जो ये सिंगल रिंग वाला एंगल है, इसके सामने कौन है ई, अब इसमें इसके सामने ही कौन है एफ, इज इक्वल टू होना चाहिए किसके, यहां डबल वाले के सामने ए, यहां डबल वाले के सामने डी, यहां ट्रिपल वाले के सामने बी और यहां ट्रिपल वाले के सामने सी। तो ये याद रहेगा, इसे याद रखना। सेकेंडली, अब अगर कोई दो लाइन पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, इसको ज्वाइन करते हैं तो ये फिर से सेम एग्जैक्टली ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो फिर से सेम एग्जैक्टली सेम सिमिलरिटी लग जाएगी। अब जो बच्चे गलती करते हैं वो ये वाला डायग्राम होता है। अब यहां पे अगर 90 बनेगा और इसको हम ए बी सी डी नाम दे देते हैं और ई एफ भी दे देते हैं, चलो ठीक है। तो यहां पे ये 90 ये 90, तो ये एंगल क्या हो जाएगा दोनों का वर्टिकली अपोजिट, और अब ये एंगल क्या हो जाएगा, तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। जब दो एंगल इक्वल होते हैं तो तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है। तो अब हम यहां से क्या बोल सकते हैं कि देखो डबल के सामने कौन ए, यहां डबल के सामने कौन सी, इज इक्वल टू यहां 90 के सामने बी, यहां 90 के सामने डी, इक्वल होगा यहां सिंगल वाले के सामने ई और यहां सिंगल वाले के सामने एफ। तो ये आपको कुछ प्रॉपर्टी याद रखनी है, ठीक है, इतनी याद रहेंगी जितनी मैंने बताई आपको। चलो इसको थोड़ा आप याद कैसे रख सकते हो, इसे ऐसे याद रख सकते हो। देखो इन दोनों को हम इक्वेट करते हैं, तो ए सी इज इक्वल टू बी डी, ठीक है, ए इंटू सी इज इक्वल टू बी इंटू डी। ये कब होता है, जब ये दोनों सिमिलर हो जाए, और सिमिलर कैसे हो थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। वो ये वाला फिगर और ये वाला फिगर दोनों डिफरेंट है, ठीक है, बच्चे गलती करते हैं इसमें, इसलिए लिखवा रहा हूं। अब इसमें क्या करो, इन दोनों को इक्वल रखो, तो इसमें क्या मिला, ए डी इज इक्वल टू बी सी। तो यहां से हमें ये वाली प्रॉपर्टी मिली, यहां से ये मिली। तो इन दोनों को आपस में मर्ज मत कर देना, आपसे गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। देखो यहाँ a इंटू सी है और यहाँ a इंटू डी है, तो फिगर के अकॉर्डिंग आप देखो, इतना याद मत रखना, क्या करना, सिमिलरिटी लगा देना, सिमिलरिटी लगाते ही आपको आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आपसे कई बार ये वाला क्वेश्चन भी आता है कि अगर ये एक ट्रायंगल है ABC, अब क्या करेगा, B का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर एंड C का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। तो ये C का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर और ये B का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर,
ये दोनों जिस पॉइंट पे मिलते हैं, सपोज करते हैं वो पॉइंट P है, तो आपसे एंगल P पूछा जाएगा। तो एंगल P ऑलवेज हाफ ऑफ एंगल A होता है। ठीक है, इसको याद रखना, छोटी सी प्रॉपर्टी है, इजी है, कुछ खास नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट, चलो इसी के अंदर समझा देते हैं आपको नेक्स्ट भी। ये याद रहेगा। एक और आपको याद रखनी प्रॉपर्टी, अगर ये एक ट्रायंगल है, ये एंगल A, ये B, ये C, अगर आप यहां से ऑल्टीट्यूड डालते हो, मतलब परपेंडिकुलर डालते हो B पे, और सॉरी BC पे, D पॉइंट का, और यहां से हम क्या करते हैं, एक एंगल बाइसेक्टर लेके आते हैं। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर, मीडियन नहीं, एंगल बाइसेक्टर। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो आपसे एग्जाम में ये वाला एंगल पूछा जाएगा। देखो इस वाले एंगल को, आपसे ये वाला एंगल पूछा जाएगा। ठीक है, ये E है, तो एंगल DAE ऑलवेज इक्वल टू हाफ ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल B माइनस C। ठीक है, डिफरेंस ऑफ B एंड C। तो B और C के जितनी भी वैल्यू होगी उसके डिफरेंस का हम क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, ये एंगल मिल जाएगा। ठीक है, ये आगे क्वेश्चन आएगा तब मैं क्वेश्चन में एक्सप्लेन भी कर दूंगा ये कैसे होती है प्रॉपर्टी। चलो नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है, अगर ये एक रेक्टेंगल है, या वेट फिगर ही ले आते हैं, ठीक है, अगर ये एक रेक्टेंगल है जिसमें कोई भी रैंडम पॉइंट P दे दिया जाएगा आपको, तो इसको इससे ज्वाइन करेगा, इसको इससे, इसको इससे, और इसको इससे ज्वाइन करेगा, तो ये हो जाएगा A B C D एंड इसे P पॉइंट नाम दे देते हैं। तो चलो इसमें आपको क्या करेगा, ये 3 साइडें गिवन देने के बाद ये 4th साइड पूछ ली जाएगी। तो हमेशा याद रखना है जो अपोजिट साइड्स हैं, जैसे AP स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर ऑलवेज इक्वल टू DP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर, DP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर, इसको याद रखना। चलो आगे कराते हैं आपको। अगर ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, रुको ड्रॉ करते हैं। अगर ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहां ड्रॉ करते हैं। अब इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर अगर हम यहां एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, वेट, पहले सर्कल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक सर्कल और ड्रॉ करते हैं। रुको मैं ड्रॉ ही कर देता हूँ यार। देखो, और ऊपर एक सर्कल और ड्रॉ कर देते हैं। तो अगर ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड सभी क्या होंगी, इक्वल होंगी, और ये इसकी रेडियस है, और इस रेडियस को हम क्या बोलते हैं, याद हो तो, इस रेडियस को बोला जाता है इन रेडियस। तो ये भी, तो इसको हम, वेट, इसको हम देते हैं कैपिटल R, क्या हो रहा है, हाँ, इसको हम नाम दे देते हैं कैपिटल R, इसको नाम दे देते हैं
स्मॉल आर और ये उससे भी। तो ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर जो ये बड़े वाला सर्कल बना है और छोटे वाला सर्कल बना है और उससे छोटा सर्कल बना है, तो इनके बीच एक रिलेशन होता है। तो जो ये छोटे वाला सर्कल होगा ये हमेशा स्मॉल आर ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल आर बाई 3 होगा। ठीक है, हमेशा याद रखना जो ऊपर वाला सर्कल होगा वो हमेशा इस वाले सर्कल का 1/3 होता है। तो ये भी कितना होगा, ये वाला, तो ये वाला जो रेडियस होगा ये किसका 1/3 होगा, ये इस रेडियस का 1/3 होगा। तो 1/3 ऑफ स्मॉल आर। ठीक है, अब ये कैपिटल आर आएगा कैसे, ये तो इन रेडियस है। तो इन रेडियस मैंने आपको क्या बताई थी इक्विलेटरल ट्रायंगल में, a/2√3। अगर ये याद ना है तो क्या लगा लेना आप लोग, एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। ठीक है, ये सब लगा लेना आप। चलो आगे करते हैं। नेक्स्ट है इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, अगर ये एक ट्रायंगल है और ये इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर है, तो ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर ये एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को डी पे टच करता है, तो आपको हमेशा क्या याद रखना है कि ए बी का रेशियो ए सी के साथ, मतलब इधर लिखते हैं, ए बी का रेशियो ए सी के साथ किसके इक्वल होगा, बी डी का रेशियो डी सी के साथ। क्लियर, ये इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर होता है, थ्योरम होती है उसकी, तो इसे याद रखोगे आप। नेक्स्ट है एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। अब एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर में क्या होता है, अगर ये एक ट्रायंगल है और ये इस ए का एक्सटीरियर एंगल है, बाइसेक्टर है, और ये इसको यहां टच करता है किसी डी पॉइंट पे, तो ये ए, ये बी, ये सी। तो इसे देखो याद कैसे रखना है आपको, जो आपने पहले लिखा था एग्जैक्टली सेम लिख दो, डिट्टो, ए बी ए सी बी डी डी सी। तो यहां पे भी हम क्या लिख देंगे, ए बी रेशियो ए सी इज इक्वल टू बी डी रेशियो डी सी। तो इसको याद रखना है, इसमें गलतियां होती हैं बच्चों से काफी सारी। चलो नेक्स्ट कराते हैं आपको। नेक्स्ट है इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इसे आप याद रखोगे, अगर ये एक ट्रायंगल है जिसके अंदर ये ए बी सी, ये डी, ये ए, ये बी, और इसको आप सी और इसको डी मान लो, तो अगर आपसे कभी भी ये जो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है इसकी लेंथ अगर पूछ ली जाए ए डी की, तो याद रखना ए डी स्क्वायर ऑलवेज इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट ए बी और इन दोनों का प्रोडक्ट सी डी के डिफरेंस के मोड के इक्वल होता है। तो इसे याद रखोगे, इनके डिफरेंस के मोड के इक्वल होता है। सेम नेक्स्ट है एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होगी, एग्जैक्टली सेम जैसे पहले पढ़ी थी हमने वैसे ही पढ़ेंगे इसे भी। ये इसका एंगल बाइसेक्टर, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। अब देखो होता क्या है, जहां पे ये इंटरसेक्ट करता है इस वाली साइड को, तो एक पॉइंट से लेके यहां तक का डिस्टेंस, इसको हम सी नाम दे देते हैं, और यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस को डी नाम दे देते हैं, और ये ए और बी है। तो अब फिर से अगर आपसे ए डी पूछ ली जाए, तो यहां से ए डी का स्क्वायर ऑलवेज इक्वल टू ए इंटू बी और सी इंटू डी के डिफरेंस के मोड के इक्वल होगा। क्लियर यहां तक? तो याद रहेगा ये इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। चलो इसके बाद लिखाते हैं आपको
इसमें एक चीज और आप याद रखना, अगर ये एक ट्रायंगल है ए बी सी और ये इसका एंगल बाइसेक्टर है डी और ये लेंथ है ए और बी और ये आपको दो एंगल दे दिए थीटा थीटा, ठीक है, ये दोनों एंगल बाइसेक्टर इसके थीटा थीटा। तो आप इसे याद रखना कि जो एडी होता है ऑलवेज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बी कॉस थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी, ठीक है। एडी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बी कॉस थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी। क्लियर है यहां तक जो मैंने आपको बताया? चलो अब नेक्स्ट करते हैं हम। देखो जो नेक्स्ट थ्योरम है वो है अपोलोनियस थ्योरम। स्पेलिंग आप देख लेना, अपोलोनियस थ्योरम। देखो आप इस नाम से याद मत रखना, इसे थोड़ा याद करने में दिक्कत होगी आपको, तो ज्यादा बेटर है इसे आप कैसे याद रखोगे, मीडियन थ्योरम के नाम से, ठीक है। ये एक्चुअल में एक डॉटर थ्योरम होती है, इसकी मेन जो थ्योरम होती है पेरेंट थ्योरम वो स्टीवर्ट थ्योरम है, वो अभी आपको बताएंगे इसके बाद। तो देखो अगर ये एक ट्रायंगल है ए बी सी और ये इसकी मीडियन है, मीडियन क्या करती है, सामने वाली साइड को सिर्फ दो हिस्सों में बांटती है, इसके अलावा इसका कोई काम नहीं होता है। तो अगर ये मीडियन है तो आप इसे याद रखना हमेशा। तो अपोलोनियस थ्योरम क्या कहती है कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर ऑलवेज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मीडियन का स्क्वायर ए डी स्क्वायर प्लस, अब देखो ये दोनों लेंथ क्या होती हैं, इक्वल होती है, तो इन दोनों में से किसी भी एक लेंथ को ले लेना, बी डी या डी सी, तो बी डी स्क्वायर। अभी आपको ये प्रूव करके भी दिखा देंगे कहां से आई है, ठीक है, ये याद रहेगा। तो याद रखना ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर ऑलवेज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। चलो इसके बाद नेक्स्ट आप याद रखोगे स्टीवर्ट थ्योरम। अब देखो स्टीवर्ट थ्योरम क्या होती है, ये अगर ए बी सी है और यहां से हम एक सीवियन ड्रॉ करते हैं डी, ये क्या है, एक सीवियन है। अब सीवियन क्या होता है, सीवियन बस अभी आप इतना याद रखो, एनी लाइन, कोई भी लाइन जो वर्टेक्स से आएगी और सामने वाली साइड को कोई भी दो हिस्सों में बांटेगी, तो ये लाइन कोई भी लाइन हो सकती है, जैसे ये मीडियन भी हो सकती है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हो सकती है, ये एंगल बाइसेक्टर भी हो सकती है, ये ऑल्टीट्यूड भी हो सकती है, ठीक है। और अगर ये इनमें से कुछ नहीं है तो ये कोई और रैंडम कोई भी लाइन भी हो सकती है, ठीक है। तो इसे याद रखना आप। तो ये अगर हम ए बी एम एन और इसको हम एडी नाम दे देते हैं, ठीक है। तो स्टीवर्ट थ्योरम कहती है कि दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, कैसे याद रखोगे, ए स्क्वायर इंटू एन, तो ये होता है ए स्क्वायर इंटू एन प्लस बी स्क्वायर इंटू एम, बी स्क्वायर इंटू एम इज इक्वल टू इन दोनों का सम एम प्लस एन, ब्रैकेट इन दोनों का सम, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट एम एन प्लस ए डी स्क्वायर। ठीक है, ये होती है स्टीवर्ट, काफी इंपॉर्टेंट है। ये काम कब आएगी, देखो बहुत सिंपल सा है, 1 2 3 4 ये चारों लाइन दे दी जाएंगी आपको और ये वाली पूछ ली जाएगी। एंगल वेंगल कुछ भी गिवन नहीं होगा, तो वो क्वेश्चन भी कराएंगे अभी आपको। अब देखो अगर ये डी मिड पॉइंट हो जाए, इफ डी इज मिड पॉइंट, अगर ये डी मिड पॉइंट हो जाए तो क्या होगा, देखो m और n दोनों इक्वल होने लग जाएंगे, तो m और n को दोनों को सेम मान लेते हैं, तो a स्क्वायर m प्लस b स्क्वायर m इज इक्वल टू 2m m स्क्वायर प्लस ad स्क्वायर। तो देखो यहां से अगर हम m कॉमन ले लें
यहां से m कॉमन ले और यहां से भी m कॉमन लेके काट दें, तो क्या ये वही प्रॉपर्टी नहीं बनी जो अभी अभी बताई आपको, अपोलोनियस थ्योरम, जो कि मैंने आपको मीडियन थ्योरम के नाम से याद कराई है। तो उसे देखो क्या बनी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इन दोनों में से कोई एक वैल्यू एम स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो होती है ये आपकी पेरेंट थ्योरम है, मतलब ये किसी पे भी अप्लाई हो सकती है, किसी भी ट्रायंगल पे, किसी भी रैंडम लाइन पे भी अप्लाई हो सकती है, लेकिन ये सिर्फ कब अप्लाई होगी, जब वो मीडियन होगी, ये सिर्फ तब अप्लाई होगी, अदरवाइज ये नहीं होगी। चलो समझ गए यहां तक। तो अभी मैंने आपको ट्रायंगल की जितनी भी प्रॉपर्टीज थी, जितनी भी छोटी मोटी प्रॉपर्टीज थी, वो सारी मैंने आपको करा दी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी ये सफिशिएंट है, आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको करो। ठीक है, अभी 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, इसके बाद मैं आपको सर्कल कराता हूँ, सर्कल की जितनी प्रॉपर्टी वो सारी कराएंगे। 2 मिनट रुको बस। चलो आगे, अब उनको याद करना है आपको अच्छे से। अब आगे हम सर्कल की प्रॉपर्टीज को कराते हैं। ठीक है, चलो ध्यान रखना है। देखो अभी थोड़े भाई, अगर ये एक सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल के अंदर सेंटर से लेके यहां तक इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस। और जब 2 रेडियस मिल जाती हैं तो क्या बोलते हैं इसे हम, डायामीटर। ठीक है, ये होती है त्रिज्या, ये होती है डायामीटर। अब कॉर्ड क्या होती है, कॉर्ड कोई भी स्ट्रेट लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पे काटे उसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। कॉर्ड मतलब जीवा भी बोला जाता है उसे, हिंदी में जीवा बोलते हैं। अब कॉर्ड क्या होती है, जो सर्कल को 2 पॉइंट पे काटे स्ट्रेट लाइन। तो सबसे बड़ी कॉर्ड कौन होती है, सबसे बड़ी कॉर्ड डायामीटर होती है। ठीक है, अब टेंजेंट क्या होती है, टेंजेंट कोई भी स्ट्रेट लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके जाए। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट। सीकेंट क्या होती है, सीकेंट कोई भी स्ट्रेट लाइन जो बाहर से आए और सर्कल को 2 हिस्सों में बांट दे, इसे हम क्या बोलते हैं, सीकेंट। ठीक है, इसे याद रखना, इसे सीकेंट बोला जाता है। नेक्स्ट है, अगर ये सर्कल है और सर्कल को एक कॉर्ड से, ठीक है, एक कॉर्ड की मदद से 2 हिस्सों में बांटा जाए, तो ये जो पार्ट है ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाता है सेगमेंट। अगर ये आधे सर्कल से कम है, बस अभी इतना याद रखो, जो अगर ये आधे सर्कल से कम है तो इसे हम क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट, और इसको क्या बोला जाएगा, मेजर सेगमेंट। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं हम, वृत्तखंड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर ये एक सर्कल है, इस सर्कल को अगर रेडियस के बेसिस पे 2 हिस्सों में बांटा जाए तो ये क्या कहलाता है, सेक्टर कहलाता है। अगर ये एंगल 180 से कम है, मतलब ये जो थीटा है, अगर ये लेस देन 180 है तो ये क्या कहलाएगा, माइनर सेक्टर। इसे त्रिज्य खंड बोलते हैं हिंदी में। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मेजर सेक्टर। ठीक है, त्रिज्य खंड वो कब होगा, जब वो उससे बड़ा एंगल होगा। इसे हम, इस एंगल को क्या बोलते हैं, इसको मान लो हम फाई से नाम देते हैं, इस एंगल को बोला जाता है रिफ्लेक्स एंगल। जो एंगल इसके ऑपोजिट वाला एंगल होता है तो ये इसका रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। ठीक है, चलो अब इसकी प्रॉपर्टी शुरू करते हैं, ज्यादा भी एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि आपका एग्जाम है इसीलिए। चलो, अगर ये एक सर्कल है, इस सर्कल में ये इसकी क्या है, कॉर्ड है। अगर हम सेंटर से इस कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर डालें तो ये कॉर्ड को क्या करेगा, हमेशा 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। तो इसे आप याद कैसे रखोगे, अगर इफ ओ ए
इज परपेंडिकुलर टू BC। अगर OA BC पे परपेंडिकुलर है तो इससे हमें क्या पता लगेगा कि AB और AC एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? RHS की प्रॉपर्टी से। RHS मतलब राइट हाइपोटेनस साइड की जो कॉन्ग्रुएंसी होती है उसके थ्रू हो जाता है। ये ऐसे होता है, अगर आप इसे ज्वाइन करोगे तो ये इसके इक्वल हो जाएगी क्योंकि दोनों रेडियस हैं। ये वाली लाइन कॉमन का काम करेगी और एक ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो RHS की प्रॉपर्टी के थ्रू ये दोनों कॉर्ड इक्वल हो जाएंगी। नेक्स्ट है, अगर एक सर्कल के अंदर दो कॉर्ड है डिफरेंट और उन दोनों कोड पे सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो सेम है, मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस अगर सेम है, मतलब क्या पता लगा हमें, इफ OAB CD EF, तो क्या पता लगा कि इफ OA इज इक्वल टू OB, मतलब OA और OB इक्वल है, तो क्या पता लगेगा अब हमें कि जो दोनों कोड है वो दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, DC इक्वल हो जाएगी EF के। ठीक है, याद रहेगा ये। चलो इसे याद रखते जाना, धीरे धीरे आगे और बढ़ेंगे इसमें। नेक्स्ट है, अब देखो नेक्स्ट सर्कल के अंदर कुछ एंगल के क्वेश्चंस आते हैं, एंगल इन सेमी सर्कल या सेम सेगमेंट में या सेंटर पे और उसके ऊपर बनने वाले एंगल में क्या रिलेशन होता है एक सेम कॉर्ड से। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद रख के जानी है। इन पे क्वेश्चंस मैं अभी कराऊंगा आपको, वेट करना। तो चलो, अगर ये एक सर्कल है और ये कॉर्ड है तो इस कॉर्ड से एक ही सेगमेंट में आप जितने भी एंगल बनाओगे वो सभी क्या होते हैं, दे आर ऑलवेज इक्वल। मतलब ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, तो सेम कॉर्ड से सेम सेगमेंट में जितने भी एंगल बनते हैं वो सभी इक्वल होते हैं। ऐसे ही अगर ये y है तो ये भी क्या होगा, y एंगल होगा, तो ये दोनों भी y एंगल होंगे। याद है, फर्स्ट प्रॉपर्टी याद रहेगी। चलो सेकंड है, अगर हम एक सर्कल के अंदर एक कॉर्ड से सेंटर पे कुछ एंगल बनाए और सेम कॉर्ड से ऊपर कोई एंगल बनाए, कहीं भी बना सकते हो फिर आप, ठीक है। तो सेंटर के एंगल, वेट, सेंटर के एंगल और जो ऊपर वाले एंगल होते हैं इनमें क्या रिलेशन होगा, ठीक है। तो सेंटर वाला एंगल हमेशा ऊपर वाले एंगल्स का डबल होगा। क्लियर, सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी है, एंगल इन थर्ड प्रॉपर्टी है, वेट, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी है एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन, ओहो वेट, एंगल इन सेमी सर्कल, तो ये जो ये डायमीटर हो जाएगी, तो एंगल इन सेमी सर्कल मतलब ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये हमेशा क्या होंगे, ये हमेशा 90 डिग्री के होंगे। याद रहेगा, ये अच्छे से याद रखना। चलो फोर्थ प्रॉपर्टी है, देखो अगर ये एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, तो इस क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चक्रीय चतुर्भुज। अब साइक्लिक कौन सा होता है, जिसके चारों वर्टेक्स कहां पे लाई करें, सर्कल की सरकमफेरेंस पे लाई करें, तो इसे हम साइक्लिक बोलते हैं। तो इसे याद रखना कि इसमें ऑपोजिट एंगल का सम ऑलवेज 180 होता है, तो A प्लस C 180 होगा और एंगल B प्लस D भी 180 डिग्री होगा। क्लियर, याद रहेगा। चलो आगे करते हैं, ठीक है। अगर ये एक सर्कल है, एक सर्कल में एक एक्सटर्नल पॉइंट से, एक्सटीरियर पॉइंट से या एक्सटर्नल पॉइंट, इस पॉइंट से हम कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल पे, सिर्फ 2 टेंजेंट। एक टेंजेंट ऊपर से पास होगी और एक टेंजेंट नीचे से पास होगी।
तो इसमें देखो, और ये दोनों टेंजेंट हमेशा क्या होती हैं, इक्वल इन लेंथ होती हैं। तो देखो अगर ये P पॉइंट है, ये A है, ये B है और ये कोई पॉइंट O पॉइंट है, ठीक है। जब आप इसको ज्वाइन करोगे तो आपको कुछ चीजें याद रखनी, जो मैं बताऊंगा वो सब याद रखना आपको। अभी देखो इसमें क्या होता है, RHS के थ्रू कॉन्ग्रुएंसी लगती है, RHS वाली, राइट हाइपोटेनस साइड। तो कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू क्या होता है यहाँ पे, ये 90 राइट प्रूव हो गया। हाइपोटेनस दोनों की इक्वल होनी चाहिए, तो इसके सामने ये, इसके सामने ये, तो कॉमन का काम कर रही है, और एक साइड इक्वल होनी चाहिए, तो ये क्या हो गई इन दोनों की रेडियस, तो यहाँ पे RHS लग गई कॉन्ग्रुएंसी। अब कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू हम ये बोल सकते हैं कि ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाता है, ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाता है, ठीक है, और वो तो 90 डिग्री है ही। तो इससे हमें कॉन्ग्रुएंसी के बाद क्या क्या पता लगता है कि जो PA और PB है, तो PA इक्वल्स हो जाता है PB के। फर्स्ट हमें ये पता लगता है। सेकंड पता लगता है कि अगर ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि देखो क्वाड्रिलेटरल का सम 360 होता है, 360 में से 90 90 180 गया, तो बचा कितना 180। तो एंगल O प्लस एंगल P क्या होगा 180 डिग्री होगा। थर्ड, इसके बाद हम क्या पता कर सकते हैं, थर्ड हमें ये पता लगेगा, देखो क्या ये OP एंगल O और एंगल P के लिए एंगल बाइसेक्टर का काम कर रही है, क्या ये दोनों को आधे आधे एंगल में बांट के जा रही है, हाँ। तो इसे हम लिख सकते हैं कि OP इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल O एंड एंगल P। तो ये भी याद रखना है, ये दो भी याद रखने हैं, अच्छे से याद रहेंगे। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। चलो अब आगे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें आप फर्स्ट लिखना, व्हेन टू कॉर्ड्स इंटरसेक्ट इंटरनली, मतलब जब कभी भी कोई दो कॉर्ड, एक ये कॉर्ड है और एक ये कॉर्ड है, जब ये दो कॉर्ड एक दूसरे को इंटरनली इंटरसेक्ट करते हैं, देखो ये सिमिलरिटी से होता है, ये भी अगर ये A B C D और ये मान लो कोई भी पॉइंट O पॉइंट है, तो यहाँ पे सिमिलरिटी लगती है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं, क्योंकि ये सेम कोड पे एंगल बनता है, ये भी सेम कोड पे बनता है, तो ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल और वो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल हो जाते हैं। तो अब सिमिलरिटी क्या होती है, इसे देखो याद कैसे सिमिलरिटी नहीं, इसे याद कैसे रखोगे मैं आपको बताता हूँ। दोनों कोड कहाँ पे इंटरसेक्ट हुई, O पे, तो अब आप स्ट्रेट लाइन पे जाना, O से लेके एक बार A और O से लेके एक बार B, कि जो ये O से यहाँ पे सर्कल पे पहली बार काटा और बाद में यहाँ पे काटा, तो आप बोलोगे OA इंटू OB किसके इक्वल हो जाएगा, OD इंटू OC, OC इंटू OD के इक्वल होगा, ये याद रखना आपको। सेकेंड है, व्हेन टू कॉर्ड्स इंटरसेक्ट एक्सटर्नली, ठीक है, जब दो कोड एक दूसरे को एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करें, जैसे ये सर्कल है, ये दो कोड है, तो ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, एक्सटर्नली, तो ये मान लेते कोई P पॉइंट है, ये फिर से A B और ये C ये D, तो मैंने क्या बताया, जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट से लेके एक बार यहां तक और फिर उसी पॉइंट से लेके एक बार दूसरी लाइन तक, स्ट्रेट लाइन पे जाना है आपको, तो ये हो जाएगा PB इंटू PA इज इक्वल टू PB इंटू PA इज इक्वल टू PD इंटू PC, तो PD इंटू PC, ये याद रखना। थर्ड, व्हेन अ सेकेंड एंड a tangent इंटरसेक्ट, जब एक सीकेंट और टेंजेंट दोनों इंटरसेक्ट करती हैं तो क्या प्रॉपर्टी लगती है इसमें, देखो अगर ये एक सर्कल है, ये सीकेंट हो गई और ये टेंजेंट हो गई, तो ये P ये A ये B ये C, तो मैंने क्या बताया था, स्ट्रेट लाइन पे P से आपको दो बार जाना है, बट ये तो एक ही बार टच कर रही है, तो इसी लाइन को आप दो बार लेके जाओगे, तो PA इंटू PA
इज इक्वल टू पी से बी, पी बी इंटू पी से सी, तो पी सी। तो ये भी याद रहेगा, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जब एक सीकेंट टेंजेंट इंटरसेक्ट करेंगे तो पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी इंटू पी सी। कोई भी पी बी इंटू बी सी मत करना, इसके थ्रू ऑप्शंस मिलेंगे आपको, जो आंसर आएगा तो वो गलती हो जाएगी आपसे, ठीक है। चलो नेक्स्ट कराते हैं आपको। चलो नेक्स्ट है कॉमन टेंजेंट्स इनटू सर्कल्स, ठीक है। कॉमन टेंजेंट क्या होती है? टेंजेंट जो दोनों सर्कल के लिए कॉमन का काम करे। तो देखो इसमें कितने टाइप की होती हैं। फर्स्ट है जब दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली इंटरसेक्ट नहीं करते, तो एक टेंजेंट, दो टेंजेंट, तीन टेंजेंट एंड चार टेंजेंट। तो यहां पे ये मैक्सिमम केस होता है, तो यहां मैक्सिमम बनती है और वो कितनी बनती है? चार बनती है। अगर ये डिस्टेंस बिटवीन सेंटर है, ये r है और ये r है, तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर जो d है, तो मैक्सिमम कब होती है कॉमन टेंजेंट? मैक्सिमम हमेशा तब होती है व्हेन d इज ग्रेटर देन r प्लस r। जब d r प्लस r से बड़ा हो जाता है उस केस में क्या हो जाती है? मैक्सिमम हो जाती है। सेकेंड केस, जब दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं, तो एक कॉमन टेंजेंट, दो कॉमन टेंजेंट और तीन कॉमन टेंजेंट। तो यहां पे कितनी बनी? तीन टेंजेंट बनेगी। कॉमन टेंजेंट जो बनेगी तीन बनेगी। मैक्सिमम कब बनती है? चार बनती है जब d क्या होता है? r प्लस r से बड़ा होता है। अब देखो यहां पे अगर आप डिस्टेंस बिटवीन सेंटर को देखोगे तो ये r है, ये r है, ये r है, ये r है, तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर क्या हो गया? r प्लस r। तो ये कंडीशन कब हुई? जब r प्लस r होता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि किन्हीं भी दो सर्कल में जो कॉमन टेंजेंट्स हैं वो तीन किस केसेस में होती हैं? व्हेन d इज इक्वल टू r प्लस r, d ग्रेटर देन r प्लस r, d लेस देन r प्लस r वगैरह वगैरह, ये सब पूछा जाएगा। चलो थर्ड कंडीशन है जब दो सर्कल एक दूसरे को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे, तो कॉमन टेंजेंट तो सिर्फ दो ही ड्रॉ होंगी। तो कॉमन टेंजेंट कितनी मिली? सिर्फ दो मिली। और ये कब होता है? इस वाली प्रॉपर्टी को थोड़ा सा ध्यान से याद रखना है आपको। ये तब होता है व्हेन d इज लेस देन r प्लस r एंड ग्रेटर देन r माइनस r। ये प्रॉपर्टी तब होती है जब जो d होगा, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर होगा, वो दोनों के रेडियस के सम से कम होगा और दोनों के रेडियस के डिफरेंस से ज्यादा होगा। फोर्थ कंडीशन, जब दो सर्कल इंटरनली टच करें, तो यहां पे कितनी बनेंगी कॉमन टेंजेंट? सिर्फ एक बनेगी। और मान लो यहां कहीं सेंटर है तो ये कैपिटल R होगा और ये कहीं पे स्मॉल r होगा। तो ये कब होगा? व्हेन डिस्टेंस कितना होगा बताओ? देखो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर तो ये हुआ, ये कैपिटल R है और ये स्मॉल r है यहां से लेके यहां तक, तो ये कितना बचा? r माइनस r। व्हेन d इज इक्वल टू r माइनस r। ये तब होगा जब d क्या होगा? r माइनस r होगा, ठीक है। चलो फिफ्थ और लास्ट कंडीशन। लास्ट कंडीशन इसकी ये होती है व्हेन टू सर्कल्स आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल। जब दो सर्कल क्या हो? कॉन्सेंट्रिक, सकेंद्री वृत्त, दोनों के सेंटर क्या हो? सेम हो। तो ये अब इसकी टेंजेंट इसकी टेंजेंट नहीं होगी और इसकी टेंजेंट उसकी नहीं होगी, तो यहां पे मिनिमम बनता है केस 0 का, ठीक है। इसे याद रखोगे, इसे याद रखना। सॉरी यहाँ पे आई थिंक मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया। अगर ये कैपिटल R होगा तो ये क्या होगा? स्मॉल r। तो यहाँ पे d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? r माइनस r। यहाँ पे d क्या होगा? एक सेकेंड, यहाँ पे d क्या होगा? लेस देन r माइनस r होगा। क्लियर है? इसे याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ऑल्टरनेट सेगमेंट एंगल, ठीक है। अब देखो इस नाम से आप इसे याद मत रखना, अल्टरनेट सेगमेंट एंगल के नाम से मत याद रखना। आप इसे याद रखोगे जो मैंने नाम दिया हुआ इसे टेंजेंट कोड एंगल,
ये वो एंगल होता है जो टेंजेंट और कोड के बीच का एंगल होता है। जैसे अगर ये एक सर्कल है, ये मान लो इसकी टेंजेंट है और ये एक कोड है, तो टेंजेंट और कोड के बीच जो एंगल बनता है ये हमेशा इस कोड के अल्टरनेट सेगमेंट, इसलिए इसका नाम दिया है, इस कोड के अल्टरनेट सेगमेंट के अंदर, इस सेगमेंट को छोड़ के अल्टरनेट सेगमेंट के अंदर जो भी एंगल बनेगा ये उसके इक्वल होगा। मतलब अगर हम यहां से ऐसे ड्रॉ कर दें एक एंगल, तो अगर ये एंगल मान लो x है तो ये एंगल यहां आ जाएगा x। तो अब आप बताओ अगर ये y है तो ये कहां जाएगा? ठीक है, अगर ये एंगल y है, ये इस टेंजेंट और इस कोड के बीच में बना हुआ एंगल है, तो ये हमेशा इस कोड के ऑपोजिट एंगल, मतलब ये इस y के इक्वल होगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसे याद रखना है आपको। कोई डाउट? याद रहेगा ये? चलो आगे करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट ये छोटी छोटी प्रॉपर्टी ये सारी आपको पढ़ के जानी है, सारे क्वेश्चन इन्हीं पे बेस होते हैं। वेट, अगर ये एक सर्कल है, ठीक है, हाँ ठीक है, चलो कोई नहीं। अगर ये एक सर्कल है और यहां से हम दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और यहां से हम एक और टेंजेंट ड्रॉ करते हैं जो यहां से पास होती है, तो इसको नाम देते हैं हम ए बी सी डी ई। तो आप याद क्या रखोगे? आप याद रखना कि जो ए बी होती है लेंथ, ए बी लेंथ ऑलवेज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल AED, ट्रायंगल AED। वेट एक सेकंड, ठीक है, तो चलो ये याद रहेगी। हाँ, इसे याद रखना अच्छे से, ठीक है। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आती कैसे मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा। अगर हम इसको x माने तो ये भी क्या हो जाएगी? x। अगर इसको y माना जाए तो ये भी y हो जाएगी, और इसको z मानते तो ये भी क्या हो जाएगी? z लेंथ हो जाएगी, क्योंकि ये इस पॉइंट से दो टेंजेंट है, यहाँ भी ये इस पॉइंट से दो टेंजेंट है। अब ये पूरी x है, ये z है, तो ये क्या बची? x माइनस z, और ये क्या बची? x माइनस y। तो जब आप इसका पेरीमीटर लिखोगे, इसका पूरे का पेरीमीटर, तो ये किसके इक्वल आएगा? तो x माइनस वाई प्लस y प्लस z प्लस x माइनस z इज इक्वल टू इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ AED। ठीक है, तो y से y कट जाएगा, z से z कट जाएगा, तो ये ट्वाइस ऑफ x इज इक्वल टू पेरीमीटर हो जाएगा। तो x मैंने क्या बताया था? पेरीमीटर बाई 2। ठीक है, ये यही बताया था, याद रखना है इसे। चलो अब नेक्स्ट है इसके अंदर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ठीक है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, समान स्पर्श, समान प्रत्यक्ष स्पर्श रेखा और प्रत्यक्ष समान स्पर्श रेखा। ठीक है, इसे आप और क्या बोलोगे? DCT, इसे आप याद रखना DCT के नाम से। ठीक है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अब इसमें क्या होता है? अगर दो सर्कल है, वेट, अगर कोई दो सर्कल है, जैसे ये सर्कल है और एक ये सर्कल है, तो ऊपर वाली दोनों, मतलब सॉरी, एक ऐसी कॉमन टेंजेंट जो दोनों के ऊपर से पास हो या दोनों के नीचे से पास हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोला जाता है। सिमिलरली ये भी क्या है? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, तो इसको नाम हम AB दे देते हैं, और ये भी AB होगी, दोनों सेम ही होती है लेंथ में। तो अगर ये स्मॉल r है तो ये कैपिटल R है, और ये डिस्टेंस बिटवीन सेंटर है। तो आप याद क्या रखोगे कि जो AB लेंथ होती है, जो कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती है, ये ऑलवेज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर का स्क्वायर माइनस आर के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, लास्ट ईयर भी बहुत सारे आए थे। ठीक है, तो आप कर सकते हो, कुछ खास नहीं है, बहुत इजी है ये। चलो
अब अगर ये दोनों एक दूसरे को टच करने लग जाए, मतलब एक बड़ा सर्कल और एक छोटा सर्कल एक दूसरे को टच करें, तो ये जो ए बी की लेंथ होगी, जो कि ये स्मॉल आर और ये कैपिटल आर है, और ये डिस्टेंस बिटवीन सेंटर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये भी तो कैपिटल आर और आर है, तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर आर प्लस आर हो जाएगा। तो कुछ मत करो, इसमें डी की जगह आर प्लस आर पुट कर देते हैं। तो जो ए बी की लेंथ होगी वो हो जाएगी अंडर रूट ऑफ आर प्लस आर का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। जब आप इसे कंप्लीटली सॉल्व करोगे, कर लेना, इसके बाद कुछ खास नहीं, वो 2 रूट आर आर होती है। ठीक है, चलो आगे करते हैं। यहां तक क्लियर है? इतना याद रखना। इसके बाद कुछ और प्रॉपर्टीज और बताते हैं आपको। अगर कभी भी दो सर्कल एक दूसरे को इस तरह से टच करते हैं और इन दोनों की डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट को इस इंटरसेक्शन पॉइंट से ज्वाइन कर दिया जाता है, तो ये एंगल हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री। तो इसे आप ए बी सी ऐसे लिख लेना। तो एंगल ए बी सी ऑलवेज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये हमेशा 90 डिग्री के इक्वल होगा, इसे याद रखना। चलो नेक्स्ट आपको यही बता देते हैं। अगर एक सर्कल है, इस सर्कल के चारों ओर अगर हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, इसके चारों ओर टेंजेंट्स को ड्रॉ करते हैं, तो ये ए बी सी डी, ठीक है। तो देखो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगी, ये बी बी इक्वल होंगे, सी सी इक्वल होंगे और ये डी डी भी इक्वल होंगे। याद रहेगा इतना? तो अब इसके बाद देखो इसमें आपको याद क्या रखना है, ऑपोजिट साइड्स का सम ऑलवेज इक्वल होता है। मतलब ए बी प्लस सी डी ऑलवेज इक्वल होगा ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी। ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन आए इसके, काफी बार पूछा जाता है, तो याद रखना आप। याद रहेगा? चलो इजी है, नेक्स्ट करते हैं अब हम। चलो नेक्स्ट जो थ्योरम है ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए, ये है टॉल्मी थ्योरम। ठीक है, अब टॉल्मी थ्योरम क्या होती है? टॉल्मी थ्योरम देखो, अगर एक सर्कल है और उस सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल है, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो ये उसी के अंदर एप्लीकेबल है। ये सर्कल है, इस सर्कल के अंदर हमने क्या बनाया, एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया ए बी सी डी के नाम से। अब इसको और इसको ज्वाइन कर दिया, तो ये दोनों क्या हो गई, डायगोनल्स हो गई। तो टॉल्मी थ्योरम ये कहती है कि प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स, मतलब जो डायगोनल्स हैं इनका प्रोडक्ट, तो ए सी इंटू बी डी, ए सी इंटू बी डी ऑलवेज इक्वल टू, मतलब ए सी इंटू बी डी जो होगा वो ऑलवेज इक्वल टू होता है आमने सामने वाली साइड्स के प्रोडक्ट के सम के इक्वल। तो ए बी इंटू सी डी, ए बी इंटू सी डी, और क्या बोलेंगे, ए बी इंटू सी डी और ए डी इंटू बी सी, प्लस में ए डी इंटू कौन, बी सी। ठीक है, तो ये होती है टॉल्मी थ्योरम। ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखो इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं, मैं यहीं पे आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूं। आपको ये 4, 5, 6 और 7 दे दी जाएगी और आपसे पूछेगा ए सी इंटू बी डी, तो अब हो जाएगा सॉल्व इजीली। तो 4 इंटू 6 24 प्लस 5 इंटू 7 35, ये वैल्यू हो जाएगी इसकी। ठीक है, या फिर आपको क्या करेगा, अब AC की भी वैल्यू दे देगा। इस AC की वैल्यू आपको सपोज 8 दे दी जाए, तो इसमें आप 8 पुट कर देना AC की जगह, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा आपका 8 इंटू बी डी इज इक्वल टू, ये कितना आ रहा है 59, तो बी डी जो आ जाएगा वो 59/8 हो जाएगा। तो टॉल्मी पे कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। बाकी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो ट्राई करूंगा उसमें इसको इंक्लूड कर दें, इन क्वेश्चंस को भी। ठीक है, चलो अब जो आपकी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो नेक्स्ट वीडियो होगी ज्योमेट्री के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, या ज्योमेट्री के जितने भी इन प्रॉपर्टीज पे जितने थ्योरम्स पे क्वेश्चन बनेंगे, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रोवाइड करूंगा। तो उस वीडियो को देखने से पहले, जो भी वो आपकी क्वेश्चंस वाली वीडियो आएगी, तो उस वीडियो को देखने से पहले आप इस प्रॉपर्टी की जितनी भी वीडियोस आएंगी, इनको आप पूरा अच्छे से गो थ्रू होना 1-2 बार,
तब आप उनके क्वेश्चंस पे जाना, ठीक है, तब आप उस वीडियो को देखना, फिर आपसे सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट करते हैं, वेट, ठीक है, टॉलमी के बाद जो एक और थ्योरम आती है वो है पिटॉट थ्योरम। पिटॉट थ्योरम, अब पिटॉट थ्योरम क्या कहती है, ये भी टॉलमी जैसी है थोड़ी सी, बट डिफरेंट है। अगर ये एक सर्कल है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी, और इन दोनों को ज्वाइन करते हैं तो मान लेते हैं ये कोई पॉइंट पी पॉइंट है। देखो टॉलमी थ्योरम ये कहती थी ए सी इंटू बी डी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी डी प्लस बी सी इंटू ए डी। अब पिटॉट थ्योरम क्या कहती है, पिटॉट थ्योरम देखो, पिटॉट थ्योरम में क्या होता है, जो मेन आपको ध्यान रखना है वो सबसे इंपॉर्टेंट ये है। अब देखो जो AC है ये पूरी BD को जिस रेशियो में डिवाइड करेगी, इससे हम उस रेशियो का पता करते हैं। तो देखो अगर हम चेक करते हैं इस वाली पे, सबसे पहले इस पे चेक करते हैं, तो BP रेशियो PD, तो जो BP और PD का रेशियो होगा, अब आपको देखना है कि BP के दोनों साइड कौन है, तो इस साइड AB है और इस साइड BC है, तो ये ऑलवेज इक्वल टू AB इंटू BC डिवाइड बाई, ठीक है, AB इंटू BC। अब इसके दोनों साइड कौन है, AD और DC, तो AD इंटू DC, ठीक है, याद रहेगा ये। अब सेम अगर इस बार हम इस पे अप्लाई करें, चलो अगर हम इस पे अप्लाई करें अब हम, तो आप बताओ इस पे क्या होगी। वीडियो को पॉज करो और एक बार इसको लिख के देखो, बाकी मैं बता ही दूंगा वैसे तो चलो AP और PC का रेशियो, तो AP और PC का जो रेशियो होगा, AP PC का रेशियो, ये AD इंटू AB, इसके दोनों साइड कौन है, देखो अगर आप इस पे अप्लाई करते हो तो इसके दोनों साइड कौन है, AD AB, और इसके दोनों साइड कौन है, DC BC, तो DC इंटू BC इसके इक्वल होगा। चलो याद रहेगा, ये जितनी मैंने प्रॉपर्टी कराई है आपको सर्कल की क्लियर है अभी तक, ठीक है। चलो इसे याद रखना, इतनी प्रॉपर्टी काफी है। अभी आप इतनी प्रॉपर्टीज पे जितने क्वेश्चंस बनेंगे वो क्वेश्चन में आपको ओके, ठीक है, जितने भी इन सभी प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चंस बनेंगे वो आपको मैं नेक्स्ट जो भी क्लास होगी वो देखते हैं, जब भी प्रोवाइड करेंगे जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में इन सभी प्रॉपर्टी के बेस पे जितने भी क्वेश्चंस डिजाइन हो सकते हैं या एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, या जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, या जो आज तक आए हैं क्वेश्चन, या जो CHSL 2024 के अंदर ज्योमेट्री के क्वेश्चंस आए हैं, वो सब आपको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, ठीक है। तो चैनल के साथ बने रहना, और थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए। सब्सक्राइब करना सभी लोग, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना अगर कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत हो, क्लासेस में कुछ भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत हो, आपको फील हो कि नहीं ऐसे नहीं ये कर सकते हैं, तो जो भी इम्प्रूवमेंट आपको लगे या जो भी आपके सजेशंस हो क्लासेस को लेके मुझे बता देना, ठीक है। बाकी आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करते रहना, और एग्जाम आपको पूरा अच्छा ध्यान से एग्जाम देना है, ठीक है। चलो थैंक यू।